नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद DK दिलीप। आज हम लोग चर्चा करेंगे DLED सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर में, जिनमें हमने शुरुआत किया है इतिहास के पार्ट को। और इतिहास के पार्ट ऑफ व्यू से हमें पिछले वीडियो में हमने जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना कि कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है नंद वंश के विनाश के उपरांत चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और कैसे उसने एक अखंड भारत या भारत को विदेशियों से मुक्त किया या भारत का मुक्तदाता क्यों कहा गया। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। इसके साथ साथ अशोक के बारे में भी हमने देखा कि अशोक ने कैसे जो है कुछ विद्रोहों का दमन किया अपने पिता के नेतृत्व में या पिता के समय में ही, और उसके उपरांत उसके प्रशासनिक इकाइयों को देखा कि प्रशासन में कैसे कैसे लोग शामिल थे, कौन कौन से पद नाम थे, सामाजिक आर्थिक दशाएं कैसी थीं। तो इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन होता है, और इस मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद एक लंबे समय तक भारत के शासन इतिहास में एक सूत्र में भारत के इतिहास को या एक सूत्र में भारत को बांध नहीं पाया, जिनमें छुटफुट कुछ जो है ऐसे शासक जैसे कुषाण वंश, सातवाहन वंश स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं अपने शासन को, लेकिन फिर भी वह जो है उत्तर दक्षिण भारत तक ही या कुछ लोग उत्तर भारत में और कुछ लोग दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गए। इसके बाद हम इसी के बीच में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे भागों में जहाँ पर नाग शक्ति का उदय होता है, दक्कन में वाकाटक वंश का उदय होता है, पूर्वी भारत में गुप्त वंश का शासन प्रारंभ होता है। तो हमें आज गुप्त वंश के बारे में बात करनी है। और गुप्त वंश का आरंभिक जो या प्रारंभ अगर हम देखें तो ज़्यादातर हिस्सों में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र आते हैं। संभवतः ऐसा लगता है कि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश जो है अधिक जो है महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि जो भी मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त हुई हैं वह ज़्यादातर उत्तर प्रदेश राज्य से ही मिली हुई हैं। ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक साक्ष्यों में कि ऐसा लोग कहते हैं कि गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, और इस सामंती व्यवस्था के नाते जो है जो गुप्तों का इतिहास प्रारंभ होता है जब, तो हम देख रहे हैं कि गुप्त वंश के शासकों में श्रीगुप्त या घटोत्कच दो ऐसे शासक हुए हैं जो केवल महाराज की उपाधि धारण करते हैं, जो कहीं न कहीं सामंत होने के कारण इन्हें महाराजा की उपाधि या महाराज की उपाधि जो है मिलती थी। तो ऐसा कहें कि ये स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाए या स्वतंत्र रूप से राजा की भांति कार्य नहीं कर पाए। इसके बाद अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, घटोत्कच के पुत्र के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ऐसा लगता है कि उस वास्तविक संस्थापक होने का गौरव क्यों इसे प्रदान है, क्योंकि इसने वास्तविक साम्राज्य की स्थापना की और महाराजाधिराज की स्थापना की। गुप्त संवत के को भी चलाया 319 ईस्वी में। तो थोड़ा सी हम चर्चा कर लेते हैं कि गुप्त वंश के कौन कौन से ऐसे शासक हुए। तो सर्वप्रथम श्रीगुप्त हुआ 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। घटोत्कच शासक होता है 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम शासक होता है 319 से 335 तक। समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है, 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। कुमारगुप्त, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य है, 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त, जिसकी समय सीमा या समय काल है 455 से 467 ईस्वी तक। और पुरगुप्त हैं 467 से 476 ईस्वी तक। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गुप्त वंश के शासकों का जो काल है वह
लगभग 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक या कहीं कहीं पर 570 ईस्वी तक माना जाता है। रोमिला थापर ने तो 300 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में इसको जो है रखा है, लेकिन अगर शासकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 275 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जा सकता है। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि गुप्तकालीन इतिहास जानने के जो साधन हैं उनमें से 2 साधन प्रमुख हैं, एक साहित्यिक साधन और दूसरा पुरातात्विक साधन, पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साधनों में अगर हम सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ देखें तो पुराणों को रख करके इनके इतिहास के जानने में जो है सहायता मिलती है, जिनमें से ऐतिहासिक दृष्टि से वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण ज़्यादा महत्व रखते हैं। और इन पुराणों से गुप्त साम्राज्य के बारे में, उनके प्रांतों के बारे में, उनके सीमाओं के बारे में इत्यादि जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं, शूद्रक की रचनाएं, वात्सायन, अमर सिंह की रचनाएं, जो इनके तमाम जो है कुछ दरबारी कवि भी थे, इनके रचनाओं से भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान वैनसांग की यात्रा वृत्तांत में भी गुप्त इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब रही बात पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो इनमें अभिलेखों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, स्मारकों के द्वारा जो है सहायता मिलती है, जानकारी मिलती है इतिहास को जानने के लिए, जिनमें से समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना जो है इसके दरबारी कवि हर्षण के द्वारा की जाती है और इसमें गुप्तों के इतिहास के बारे में काफ़ी जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं से भी इनकी जानकारी मिलती है, मंदिरों से जानकारी मिलती है, क्योंकि इसी काल में ईंटों से प्रथम बार ईंटों से निर्मित मंदिरों का निर्माण शुरू होता है, जिनमें से बहुत सारे मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर, लक्ष्मणपुर का मंदिर, भीदरगांव का मंदिर, देवगढ़ दशावतार का मंदिर, तो इस टाइप के मंदिरों के से हमें जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है। और गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में जानें तो ऐसा कहा जाता है गुप्त अभिलेखों में कि गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई और तमाम विद्वानों के पीछे तमाम जो है मत है इनके जातियों को लेकर के। कुछ लोग इन्हें वैश्य जाति का मानते हैं। सातवाहन अभिलेखों में इनके नाम के पीछे गुप्त शब्द लिखा है, ऐसा कहा गया। मंजूश्री मूल कल्प में इन्हें गुप्त सम्राटों को जो है क्षत्रिय माना गया है। तो ऐसा लगता है कि गुप्त शब्द का प्रयोग अपने वंश के संस्थापक के रूप में इन्होंने शुरू किया और इसका प्रारंभ सर्वप्रथम श्रीगुप्त के द्वारा होता है। तो इस प्रकार गुप्त वंश के संस्थापकों में नाम को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ के अनुसार इनका नाम श्रीगुप्त था और कुछ के अनुसार इनका नाम केवल गुप्त था। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रीगुप्त ने जो है इसकी स्थापना की और गुप्तों से इसका जो है समीकरण बनाया गया। गुप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त के लिए महाराजा उपाधि का प्रयोग किया गया है। हमने पहले चर्चा किया कि महाराजा की उपाधि जो है सामंतों के रूप में मिलती थी और इससे यह प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था। इसके बाद घटोत्कच इसका पुत्र शासक होता है। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र घटोत्कच शासक होता है। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी और ऐसा प्रतीत होता है कि घटोत्कच भी स्वतंत्र होकर शासन नहीं किया, बल्कि किसी के अधीन सामंत के रूप में शासन किया था। तो इस प्रकार श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की और स्वतंत्र होकर के शासन न करने की बात मिलती है। इसके बाद श्रीगुप्त घटोत्कच के बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है और गुप्त अभिलेखों में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक प्रथम महान शासक था, जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अतः यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि वह अपने पूर्वजों से काफ़ी शक्तिशाली शासक था, या यूँ कहें कि एक स्वतंत्र सम्राट के रूप में शासन प्रारंभ किया। इसने विदेशियों से मुक्ति दिलाया और कुषाणों के शासन को समाप्त किया। इस प्रकार मगध पर गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ था और राष्ट्रीय संघर्ष 319 के बाद इसने इसी वर्ष चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपने सम्राट
पद को घोषित करता है और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त की उपलब्धियों और राजनीतिक घटनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। धीरे धीरे करके इसकी उपलब्धियों और शासन घटनाओं के बारे में निम्नलिखित जो है बातों के द्वारा हम समझ सकते हैं और तरीके से और अच्छे से। तो आइए देखते हैं कि क्या बातें थीं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि गुप्त संवत्य का प्रचलन, जिनमें गुप्त संवत्य का प्रारंभ जो है इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में संवत्य का प्रारंभ किया, प्रचलन कराया और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित यह संवत्य इतिहास में गुप्त संवत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने बाहुबल के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जैसा कि हमने अभी देखा कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा स्वतंत्र शासक न होने के नाते महाराजा की उपाधि केवल लिया था, लेकिन स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी महादेवी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध अपनाया, अर्थात इसके लिच्छवियों से भी क्या हुए, राजनीतिक स्थिति इसकी मजबूत हुई वैवाहिक संबंधों के द्वारा। और इस वैवाहिक संबंधों की पुष्टि इसके कुछ सिक्कों से प्राप्त होती है जिस पर लिच्छवीय शब्द अंकित हैं, अर्थात उसके सिक्कों पर लिच्छवी शब्द और उसके पत्नी की आकृति फ़ोटो जो है कुमार देवी का बना हुआ है। तो इससे यह जाहिर होता है, इससे प्रमाणित होता है कि इसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में ही समुद्रगुप्त को अपने मृत्यु के पहले ही उत्तराधिकारी निर्वाचित करता है, नियुक्त करता है। जैसा कि हमने पिछले शासकों को देखा कि मृत्यु के उपरांत जो है पुत्र शासक बन रहा है, लेकिन पहली बार समुद्रगुप्त को जो है अपने पिता की मौजूदगी में अपने पिता के द्वारा जो है शासक नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद पहला शासक होता है अपने पिता के द्वारा नियुक्त किया हुआ। और समुद्रगुप्त पहला ऐसा शासक था जिसने भारतीय मूल का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे। और इसने गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे कार्य किए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ऐसा पहला शासक हुआ जिसने चंद्रगुप्त या यूँ कहें कि गुप्त वंश के शासन को उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका जो है फैलाव किया। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण जो है इसके प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख था उसमें मिलता है। और इसके विजयों का अगर हम देखें मोटी मोटा रूप, तो उत्तर भारत जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर 9 शासकों को इसने पराजित किया, जिनमें 3 शासक प्रमुख थे, अच्युत नागसेन और गणपत नाग। इसने उत्तर भारत या आर्यावर्त पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, अर्थात वहाँ पर समुद्रगुप्त का या शासक का प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन होता था। अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिणापथ की बात करें, तो यहाँ पर उसने 12 शासकों को पराजित किया, जिनमें इसने दक्षिणापथ के लिए जो है 3 नीतियों को अपनाया, जिनमें से पहला नीति था इसका शत्रु पर अधिकार करना, शत्रु को मुक्त करना, और तीसरा था अनुग्रह, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। तो दक्षिणापथ के लिए या दक्षिण भारत के लिए इसने इन नीतियों का पालन किया, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि दक्षिणापथ की विजय को धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की जाती है। और इसने इसके अलावा जो है शक, कुषाण, मुरुंड आदि शासकों को भी जो है अधीन किया अपने, जिनमें शक शासक, कुषाण शासक और मुरुंड शासक, इन सारे राजाओं के लिए भी इसने जो है 3 विधियां अपनाई थीं, आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्वमंदक। अर्थात आत्मनिवेदन का तात्पर्य है कि सम्राट के सामने स्वयं हाजिर हो जाना,
कन्योपायन का तात्पर्य है कि अपने पुत्रियों का विवाह गुप्त राजाओं से करना। और गुरुत्तमंदक का तात्पर्य है कि स्वविषय भुक्ति शासन याचना, अर्थात अपने विषय या भुक्ति के लिए अपने प्रांत के लिए शासना आदेश प्राप्त करना, याचना करना। तो इस प्रकार से स्वयं हाजिर हो जाना, वैवाहिक संबंध बना लेना, याचना करना, आग्रह करना कि उन्हें उनका साम्राज्य जो है दे दिया जाए। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिणापथ के क्षेत्रों को उसने 3 आधारशिलाएँ बनाई, उसके आधार पर उन्हें विजित किया, अधिकार किया, फिर मुक्त किया, फिर उनको अपना साम्राज्य लौटा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दक्षिण भारत के साम्राज्यों को तो उसने जीता, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक एक करके उसने उसको वापस कर दिया और फिर पुनः जो है उत्तर भारत के शासकों के साथ उसका जो है दोबारा वहाँ पर शासन प्रारंभ करता है। क्योंकि कुछ ऐसे शासक थे उत्तर भारत में जो अपने आप को स्वतंत्र करके जो है फिर से साम्राज्य स्थापित कर दिए थे। तो फिर से समुद्रगुप्त ने उनको जो है सबक सिखाया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो अभियान था इसका 346 ईस्वी में पाटलिपुत्र से चला और जिन राजाओं को पराजित किया था उनके नाम जो है पर्याप्त प्रशस्ति में नहीं मिलते हैं। और इन पराजित राजाओं के नाम जो है क्रमशः कुछ इस प्रकार से हैं: कौशल, महाकांतार, कोराल, पृष्ठपुर, कोहर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, भेंगी, पालमक, देवराष्ट्र, कुर्थलपु। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि इन राज्यों के क्रमशः शासक महेंद्र व्याघराज मंटराल थे, महेंद्रगिरी थे, स्वामीदत्त दमन, विष्णुगोप, नीलराज, हस्ती मर्मन, उग्रसेन, कुबेर तथा धनंजय। अब इन जो 12 राज्यों को इसने जो है पराजित किया, इन राजाओं को 12 राज्य के राजाओं को अपने अधीन किया। तो इनको अधीन तो कर लिया, लेकिन उत्तर और दक्षिण की सीमाएं इतनी दूर दूर थीं जो शासन करने के लिए कठिन काम था। तो इसने दक्षिण भारत के राज्यों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन फिर बाद में इन राजाओं को वापस कर दिया था, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। इसका दूसरा सैन्य अभियान जो होता है वह दक्षिण के आर्यावर्त पर पुनः आक्रमण होता है। हमने चर्चा किया था कि जो योजना बनाई उसने दक्षिण भारत पर, तो उसी समय उत्तर भारत के आर्यावर्त में पराजित शासकों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली थी। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के द्वितीय सैन्य अभियान में फिर से 9 राजाओं को पराजित किया और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो 9 राजा थे उनमें रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपत, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा को पराजित किया था। तो इस प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसने अपने साम्राज्य को फैलाया, विजित किया, साम्राज्य में मिलाया। ये सब सारी बातें जो है हुई। इसके बाद हम अन्य विजयों के बारे में चर्चा या अन्य बातों के बारे में चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।